हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो आज मैं यानी कि आज जो हम वीडियो डिस्कस करेंगे वो एम लक्ष्मीकांत का जो 6th एडिशन है उसका चैप्टर 7 का लेक्चर 7.10 रहने वाला है। इससे पहले जो भी हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं उन सब के जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप जा करके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला, जो EWS है यानी कि जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के जो लोग हैं उनको जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसमें किस तरीके का रिजर्वेशन दिया गया है। दूसरा टॉपिक होगा हमारा एबोलिशंस ऑफ जो अनटचेबिलिटी है उसको डिस्कस करेंगे। और तीसरा है एबोलिशंस ऑफ टाइटल्स। ये 3 टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स, क्योंकि 7 जो चैप्टर हमारा फंडामेंटल राइट्स एम लक्ष्मीकांत का वो एक सबसे ज़्यादा लेंदी चैप्टर है, इसीलिए हम इसको शॉर्ट बाय शॉर्ट और अलग अलग पार्ट्स में डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने 9 लेक्चर और इससे रिलेटेड डिस्कस कर लिया है, तो आप उसको जाकर के देख सकते हैं। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहने वाला आज का वो रहेगा रिजर्वेशन फॉर अ इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर। यानी कि अगर हम इस टॉपिक की बात करें, ये हमारा किसके अंदर आता है, तो ये आता है हमारा राइट टू इक्वालिटी के अंदर आता है। राइट टू इक्वालिटी के अंदर की जो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स चल रहा है पहला वाला, जो कि है आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक, तो हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो राइट टू इक्वालिटी में जो इक्वालिटी बिफोर जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है यानी कि अपॉर्चुनिटी है, तो उसके अंदर हमारे ये टॉपिक आता है। तो अगर हम इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस की बात करें तो इसे 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 2019 में यानी कि 2019 में ऐड किया गया। यानी कि इस प्रोविजंस में ये कहा गया जो भी अपर कास्ट के यानी कि जो जनरल कास्ट में आते हैं उसमें जो वीकर सेक्शन है यानी कि जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, तो उसे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, तो 10% का आरक्षण दिया जाएगा। कल लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था यानी कि कल की वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था उसमें क्या डिस्कस किया था कि जो मंडल कमीशन है, एक मंडल कमीशन के बारे में हमने डिस्कस किया था। और दूसरा, उससे पहले हमने एक तो मंडल कमीशन डिस्कस किया था और जो हमने दूसरा टॉपिक डिस्कस किया था वो किया था कि जो हमारा इक्वालिटी जो इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसमें उसमें हम जो ने जो डिस्कस किया था कि जो हमारा इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में उसके एक्सेप्शंस में हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किया था कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि 27% का रिजर्वेशन अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए तो रहेगा, लेकिन 10% का जो आरक्षण है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के लिए उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया था। जैसे कि अगर हम कल की स्लाइड में देखें, जो कल की वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था उसमें क्या कहा गया था कि जो 10% का जो रिजर्वेशन है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या किया था, तो खारिज कर दिया गया था। जैसे कि यहाँ पे क्या है, जैसे कि मंडल कमीशन जब आया था तो मंडल कमीशन केस जो कि 1992 में आया था वो एक फेमस केस था जिसमें ये रखा गया था कि जो आर्टिकल 16 है उसमें क्लॉज 4 क्या है एक ऐड कर दिया गया था जिसमें 27% रिजर्वेशन रखा गया था ओबीसीज के लिए यानी कि ओबीसीज के लिए, और 10% का आरक्षण रखा गया था इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के लिए। तो उससे पहले मैं आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूँ, जो मंडल कमीशन था, मंडल कमीशन सिर्फ इसलिए स्थापित किया गया था कि उसमें एक कमीशन सेकंड कमीशन था जो कि इसको ये बताना था कि जो बैकवर्ड क्लासेस कम है बीपी मंडल के अंदर में, तो ये बता जो कि आर्टिकल 14 में रखा, जो आर्टिकल 14 है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए मंडल कमीशन की आयुक्ति की गई थी। उसमें ये कहा गया था कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस कितने हैं हमारे सोसाइटी के अंदर। तो मंडल कमीशन ने 1980 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी, उसमें रखा था कि 373 कास्ट ऐसे हैं जो कि सोशल और एजुकेशनली क्या है, बैकवर्ड है, और उन्हें ओबीसीज के अंदर रखा गया। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि 27% का रिजर्वेशन उन्हें दिया जाएगा, जिससे कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 50% रिजर्वेशन की जो लिमिटेशंस लगाई गई थी वो भी फुलफिल हो जाएगी और 27% का आरक्षण भी दे दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद जो नरसिम्हा राव की जो सरकार आई थी उन्होंने इसमें 2 चेंजेस किए थे। 2 चेंजेस क्या किया था कि पहला जो रिजर्वेशन था यानी कि 27% का जो रिजर्वेशन था वो क्या रखा गया था, तो
ओबीसीज के लिए रख दिया गया था, और लेकिन 10% का रिजर्वेशन दिया था किसको, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस को दिया गया था। तो यही चीज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया था कि 1993 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया कि जो 27% का जो आप आरक्षण दे रहे हो ओबीसीज के लिए, उसमें एक क्रीमी लेयर लगा दिया गया था। और दूसरा ये कहा था कि जो 10% का आरक्षण आप दे रहे हैं जनरल में इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस को, तो इसको वो खारिज कर दिया गया था। तो इसी चीज को 1003rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 में करके सरकार ने इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस को 10% का आरक्षण दिया। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के अंदर कौन कौन से व्यक्ति को रखा जाएगा, किसको बाहर रखा जाएगा, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, और आप उसको प्रीवियस वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो अनटचेबिलिटी का जो प्रैक्टिसेस किया जाता है वो आर्टिकल 17 के अंदर क्या रखा गया, तो उसे बैन यानी कि निषेध करने का काम किया। यानी कि अगर हम आर्टिकल 17 की बात करें, वो किस बारे में बात करता है कि जो अनटचेबिलिटी है हमारे सोसाइटी में वो नहीं करी जाएगी, उस पर ये पाबंदी लगाने का काम करता है हमारा आर्टिकल 17। यानी कि सोसाइटी के अंदर जो हमारे अनटचेबिलिटी जैसी जो प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे कि छुआछूत जैसी जो प्रैक्टिसेस होते हैं, उसको एबॉलिश करने का काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझ रही कि जब हमारा कंट्री कॉलोनियल था यानी कि गुलाम था, या हम पीछे जाके टाइम बात करते हैं 1800 से लेकर के 1947, यानी कि जब हमारी कंट्री आज़ाद हुई, तो मतलब इससे भी पहले, अगर हम इससे भी क्या बात करें, बिफोर, इससे भी पहले की अगर हम बात करें, जब हमारे देश में राजाओं का शासन था, उस टाइम से अगर हम बात करें, तो उस टाइम हमें क्या है, सोसाइटी के अंदर एक अनटचेबिलिटी प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती थी। यानी कि जो सबसे छोटी कास्ट के जो लोग होते थे, जो सबसे छोटी निचली के जो लोग होते थे, उन्हें सबसे अछूत माना जाता था। क्यों? क्योंकि वो सबसे नीचे वाली जाति में से बिलोंग करते थे। तो जब वो किसी सोसाइटी के अंदर जब इंटर करते थे, तो उन्हें अपने एंट्री होने का क्या करना पड़ता था, सिंबल देना पड़ता था, जैसे कि ढोल बजा करके, ताली बजा करके, या कोई मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट बजा करके जिससे कि साउंड दूर तक जाए, जिससे वहां के लोगों को पता चल सके कि एक अनटचेबिलिटी यानी कि एक सबसे छोटे कास्ट का आदमी हमारे सोसाइटी में इंटर कर रहा है, यानी कि हमारे एरिया में आ रहा है। तो ऐसी प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए आर्टिकल 17 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक फंडामेंटल राइट दिया गया। अगर हम बायोग्राफी पढ़े डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, तो उससे हमें पता चलता है कि हमारे सोसाइटी में किस तरीके का एक अनटचेबिलिटी प्रैक्टिसेस देखने को मिलता था। ये सबसे बेस्ट और लाइव एग्जांपल है, आप इसे समझ सकते हैं अनटचेबिलिटी का मतलब आखिर होता क्या है। तो ऐसी प्रैक्टिसेस को हमारी सोसाइटी के अंदर बैन हटाने के लिए और सबको एक समान रखने के लिए आर्टिकल 17 के अंदर ये रखा गया कि हमारे सोसाइटी के अंदर अनटचेबिलिटी जैसी कोई भी प्रैक्टिसेस नहीं की जाएगी। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में अगर बात करें, या हम अपने कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें, या हम अपने लॉ की बात करें, तो कहीं पे भी अनटचेबिलिटी किसे कहा जाएगा उसको डिफाइन नहीं किया गया है। बस ये बात रखी गई है कि आर्टिकल 17 के तहत हमारे सोसाइटी के अंदर अनटचेबिलिटी जैसी कोई भी प्रैक्टिसेस नहीं की जाएगी। 1976 में जो अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट था 1955, उसको क्या किया, अमेंडमेंट करके प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 कर दिया गया। इसमें फिर क्या है, इसमें डिफाइन रखा गया सिविल राइट्स क्या होंगे, और राइट्स इंश्योरिंग टू अ पर्सन बाय अ रीजन ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी बाय द आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो हमारा अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 था, इसको अमेंडमेंट करके नाम क्या रखा गया, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 रखा गया, और इसे आर्टिकल 17 के तहत ही इसमें रखा गया था। यानी कि इसमें यह बात रखी गई थी कि हमारे सोसाइटी के अंदर, यानी कि अगर मान लीजिए सोसाइटी के अंदर एक कास्ट अपने ही कास्ट के वर्ग किसी को बॉयकॉट करता है, तो उसको अनटचेबिलिटी के अंदर नहीं रखा जाएगा। बॉयकॉट का मतलब है कि सिर्फ त्याग करता है, उसे और कोई हानि नहीं पहुंचाता, तो इसलिए उसे अनटचेबिलिटी के अंदर नहीं रखा गया। जैसे कि अगर हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एग्जाम्पल से समझे, जब हम उनकी बायोग्राफी समझे, तो उन्हें कुएं से पानी नहीं पीने दिया जाता था, ना उनमें कोई सटा करता था। यदि वो किसी को बताते थे कि वो छोटी कास्ट के हैं, तो उन्हें अपने साथ बैठने तक नहीं दिया जाता। तो ऐसी ही प्रैक्टिसेस को रखा गया था, कहा गया किसको, अनटचेबिलिटी में। यदि उसको कोई बॉयकॉट करता है, तो उसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस और अगर हम लॉ की बात करें तो उसे
अनटचेबिलिटी नहीं माना गया है। लेकिन उसके बाद भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ में कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है कि आखिर अनटचेबिलिटी कहेंगे किसे। जैसे कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी बात डिस्कस, उसमें यही बात की गई है कि यदि कोई सोशल बॉयकॉट करता है किसी भी निजी व्यक्ति यानी कि फ्यू इंडिविजुअल्स को, तो उसे, या हम अगर रिलीजियस सर्विसेज में बात करें तो उसे अनटचेबिलिटी नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अंडर राइट आर्टिकल 17 में ये अवेलेबल किया गया कि जो अगेंस्ट जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं उसे कॉन्स्टिट्यूशन अबोलिशंस ऑफ द स्टेट टेक टू नेसेसरी एक्शन टू इंश्योर दिस द राइट और नॉट ऑफ वायलेट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि आर्टिकल 17 का उल्लंघन ना हो सोसाइटी के अंदर और उसको मेंटेन करने का दायित्व राज्य का होगा, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया। यानी कि जो आर्टिकल 17 है इस अधिकार का उल्लंघन ना हो, इसका संवैधानिक दायित्व किसको दिया गया, तो सरकार को दे दिया गया। तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बात कही गई थी। अब बात करते हैं अबोलिशंस ऑफ टाइटल, यानी कि हमारे पास जो टाइटल्स होते हैं उसके अबोलिशंस के बारे में आर्टिकल 18 के अंदर कुछ इससे रिलेटेड हमारे प्रावधान यानी कि प्रोविंस दिए गए। पहला क्या कहता है, पहला ये कहता है कि यदि स्टेट का यानी कि स्टेट यानी कि हमारा जो राज्य है वो किसी भी टाइटल को, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी हो या चाहे वो हमारे सिटीजन्स हो या फॉरेन कंट्री के जो सिटीजन्स हो, अगर हम बात करें किसमें मिलिट्री या एकेडमिक डिस्ट्रैक्शंस में के भेद को छोड़ करके वो प्रदान करने से हमारा स्टेट रोकता है, ये अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 18। दूसरे में क्या कहा गया कि सिटीजन्स ऑफ इंडिया यानी कि भारत का जो नागरिक है वो किसी भी बाहरी स्टेट से क्या लेगा, अपना टाइटल क्या करेगा, वो नहीं एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, ये बी में रखा गया। तीसरे प्रावधान में क्या रखा गया कि चाहे वो फॉरेन हो या हमारी कंट्री का कोई नागरिक हो, यानी कि गवर्नमेंट के किसी भी ट्रस्ट वाले पोस्ट पे बैठ करके वो काम करता है, तो वो किसी भी बाहर के देश से वो अपना टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। और यही बात डी में रखा गया कि चाहे वो इंडिया का सिटीजन हो या फॉरेन हो, वो यानी कि इंडिया के किसी भी प्रॉफिट या ट्रस्ट अंडर द स्टेट यानी कि किसी भी राज्य के विश्वास पद पर रह करके काम करता है, तो बाहर के देश से कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता है बिना प्रेसिडेंट के परमिशन के। तो ये बात रखी गई थी फोर्थ प्रोविजन यानी कि चौथे प्रावधान में। अगर हम बात करें इसके बारे में 1996 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि हम ये बात कही गई थी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो नेशनल अवार्ड्स हैं जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, यदि किसी व्यक्ति को ये जो नेशनल अवार्ड सम्मानित किया जाता है तो वो अपने नाम से पहले या लास्ट में इन वर्ड को नहीं लगा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे समझे यदि हमारे व्यक्ति देश के अंदर कोई सिटीजन डॉक्टर होता है तो वो अपने नाम से पहले क्या लगाता है, डॉक्टर लगा सकता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को इन नेशनल अवार्ड में से कोई भी एक अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो वो ऐसा नहीं लगा सकता है कि भारत रत्न डॉक्टर एक्स, इस तरीके से कोई भी व्यक्ति अपना टाइटल नहीं लगा सकता है। इस बात के लिए प्रोविजन रखा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये बात कही गई थी 1996 में। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा ये कहा गया था यदि इन टाइटल्स को अगर हम नाम से पहले या नाम के बाद लगाते हैं तो हमारा जो आर्टिकल 18 है उसका अबोलिशन होता है। इस बात से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बात कही गई कि कोई भी व्यक्ति इन अवार्ड्स को अपने टाइटल के रूप में यूज नहीं कर सकता है। मान लीजिए कि एक एक्स पर्सन की जो प्रोफेशन है वो क्या है, डॉक्टर है, तो वो अपने नाम से पहले डॉक्टर लगा सकता है। लेकिन यदि उसे नेशनल अवार्ड में से किसी भी अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो वो इन अवार्ड्स को अपने नाम से पहले या अपने नाम के बाद नहीं लगा सकता है। ये बात क्लियरली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1996 में ये बात कह दी गई थी। वहीं पे अगर हम बात करें जो हमारा नेशनल अवार्ड है इसका जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1954 में। जो हमारे जो मोनार्जी देसाई थे उनके गवर्नमेंट के अंदर में जो जनता पार्टी गवर्नमेंट थे उन्होंने जो नेशनल अवार्ड थे उनको बैन यानी कि बंद करवा दिया था। लेकिन फिर इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने 1980 में फिर से ये अवार्ड फिर से स्टार्ट करवा दिया गया था। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन जिसमें हमने डिस्कस किया कि
जो हमारे एवोल्यूशंस ऑफ टाइटल्स हैं, फिर हमने डिस्कस किया इसमें एवोल्यूशंस ऑफ अनटचेबिलिटी, और हमारा रिजर्वेशंस ऑफ ईडब्ल्यूएस क्या कहता है। आखिर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के पास 10% का रिजर्वेशंस किस तरीके से मिलता है। फ्रेंड्स, इसमें मैं कुछ पॉइंट्स फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूं, जो किन व्यक्तियों को ईडब्ल्यूएस के अंदर रखा जाएगा, किन व्यक्तियों को ईडब्ल्यूएस के अंदर नहीं रखा जाएगा। ईडब्ल्यूएस के अंदर यदि इन 4 कैटेगरी को कोई व्यक्ति फुलफिल करता है तो उसे इन ईडब्ल्यूएस के तहत 10% का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। नहीं मिलने का मतलब है, यदि किसी व्यक्ति के पास 5 एकड़ से ज्यादा एग्रीकल्चर की जमीन है तो उसे 10% का आरक्षण नहीं दिया जाएगा, यानी कि 5 एकड़ से कम होना चाहिए उसी व्यक्ति को 10% का रिजर्वेशन दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू ईडब्ल्यूएस एग्रीकल्चर में। यदि हम रेसिडेंटल फ्लैट की बात करें, 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा है, 1000 स्क्वायर फीट है या उससे ज्यादा है, तो उस व्यक्ति को भी 10% का आरक्षण नहीं दिया जाएगा, बल्कि इससे कम होना चाहिए। रेसिडेंटल प्लॉट की बात करें, वो 100 यार्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए और वो नोटिफाइड किया जाना चाहिए म्युनिसिपैलिटीज के द्वारा। चौथा कंडीशंस कहता है, जो रेसिडेंटल प्लॉट है 2000 यार्ड से ज्यादा है या 2000 यार्ड्स है या उससे ज्यादा है, अबव द एरिया मोर देन द नोटिफाइड द म्युनिसिपैलिटीज, उस व्यक्ति को भी ईडब्ल्यूएस के अंदर जो आरक्षण है वो नहीं दिया जाएगा। ये बात कहता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये सारी बातें रखी गई थी कि किस व्यक्ति को 10% का आरक्षण दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आज जो भी हमने डिस्कस किया वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट्स हो तो आप अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जब हम कल का जो नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम राइट टू फ्रीडम के अंदर 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे, प्रोटेक्शंस ऑफ 6 राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस और फ्रीडम ऑफ असेंबली, इन 3 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम अपने डाउट्स क्लियर करेंगे, तब जाकर के हम अपने तीनों राइट्स को डिस्कस करेंगे। यदि आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।